Hello everyone, I am Dr. Shruti Pandey. I am working as an assistant professor at Kite Group of Institutions, and today the topic I will be dealing with is DC to DC converters. DC to DC converters is one of the most widely used and one of the most versatile power converters in whole power electronics engineering. They are not only important from gate point of view or your end semester point of view or engineering services point of view, it is also very important as we deal with industrial applications. Industrial applications से what I mean is renewable energy industry, है ना. All the renewable energy resources, whether you take PV resource or wind resource, any resource, DC to DC converters are most widely used and they are very much helpful in obtaining the desired as well as most efficient output. So, we will move towards the first slide. First is basic introduction. पहले तो what are DC to DC converters? ठीक है, तो DC to DC converters are basically those converters which converts fixed DC to variable DC. And by variable what do I mean? Variable का मतलब adjustable या फिर regulated या फिर कंट्रोल्ड. ठीक है, देख लिए, मान लेते हैं कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है, हमारी लैब्स में जो पावर सप्लाईज अवेलेबल हैं, मान लेते हैं कि वो 12 वोल्ट है. ठीक है, 12 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई हमें लैब में अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ऐसे वोल्टेजेस की ज़रूरत है. तो लैब में तो हमारे पास ये फिक्स्ड 12 वोल्ट अवेलेबल है, लेकिन जो लोड है हमारा, जो एप्लीकेशन है हमारा, वो 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3.3 वोल्ट ऐसे किसी वोल्टेजेस का है. इतने डीसी वोल्टेजेस का एप्लीकेशन है लोड. ठीक है, तो ऐसे केसेस में ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं जिससे ये 12 फिक्स्ड वोल्ट को ऐसे किसी भी वोल्टेजेस में स्टेप डाउन किया जा सके या स्टेप अप किया जा सके. 12 की जगह ये वोल्टेजेस की वैल्यू या ये वोल्टेजेस के लोड्स की रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा कभी ऐसा हो सकता है कि हमें 20 वोल्ट की ज़रूरत हो, जितना भी फिक्स्ड इनपुट डीसी है उससे ज़्यादा वोल्ट की ज़रूरत हो, तो हर बार हम ये फिक्स सप्लाई को नहीं चेंज कर सकते हैं. रैदर हम ये वाले जो वोल्टेजेस हैं इनको पाने के लिए ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक चीज़ और कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स को हम डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी इनपुट वोल्टेज, कोई भी एसी इनपुट वोल्टेज है, मान लेते हैं 230 वोल्ट साइन ओमेगा टी है, 230 साइन ओमेगा टी है. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को किसी और वोल्टेज में स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है. मान लेते हैं कि 230 साइन ओमेगा टी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 150 साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट कर देगा, और इसी तरीके से 230 वोल्ट साइन ओमेगा टी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर मान लेते हैं 300 साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट करेगा. तो जैसे दो तरीके के एसी टू एसी ट्रांसफार्मर हम अवेलेबल हैं या हम जानते हैं, एक है स्टेप डाउन और दूसरा है स्टेप अप. ठीक है, तो इसी तरीके से बिल्कुल हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं. यही ब्रीफली से जान लेते हैं कि कौन कौन से 3 स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स या स्टेप डाउन या डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं. पहला कन्वर्टर है बक कन्वर्टर, जिसको हम कहते हैं स्टेप डाउन कन्वर्टर. दूसरा है बूस्ट कन्वर्टर, जिसको हम कहते हैं स्टेप अप कन्वर्टर. और तीसरा है बक बूस्ट कन्वर्टर. इसकी ये खासियत है कि इसके आउटपुट पे हमें स्टेप अप वोल्टेज भी, एक ही कन्वर्टर में हमें स्टेप अप वोल्टेज भी मिल सकता है और स्टेप डाउन वोल्टेज भी मिल सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट एक इसका एप्लीकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एप्लीकेशन क्या है इसका, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस आपने सुना है, एसएमपीएस में यूज़ होते हैं. जितने भी पीसीज हैं या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उसमें जो छोटी छोटी आईसीज लगी रहती हैं, मान लेते हैं 12 वोल्ट अवेलेबल है. ठीक है, 12 वोल्ट अवेलेबल है, लेकिन कोई छोटी आईसी लगी है ना, पीसीज वगैरह में आईसी लगी हुई है जिसकी वैल्यू या जिसकी रिक्वायरमेंट 3.3 वोल्ट है. तो बार बार ये 12 वोल्ट तो चेंज नहीं कर सकते. तो ऐसे एप्लीकेशंस में भी हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर यानी स्टेप डाउन कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बैटरी ड्रिवन व्हीकल.
आपने देखा होगा कि शॉर्ट डिस्टेंसेस में कई जगहों पे हम लोग बैटरी व्हीकल्स यूज़ करते हैं। उसमें भी क्या होता है कि बैटरी का एक फिक्स्ड वोल्ट होता है ना, उसके अंदर एक बैटरी लगी है जो फिक्स्ड वोल्टेज की है, लेकिन जो मोटर है ना, जिसका स्पीड कंट्रोल हमें करना है, उसको अलग अलग वोल्टेजेस की ज़रूरत है, क्योंकि स्पीड जैसे जैसे चेंज हो रही है वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो वो जो वैरिंग वोल्टेज है वो हमें इस फिक्स्ड डीसी या जो फिक्स्ड बैटरी है, मान लेते हैं 12 वोल्ट की बैटरी उस इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगी हुई है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट पड़ी स्पीड कंट्रोल जब कर रहे हैं तो कभी 6 वोल्ट कभी 5 वोल्ट, तो ये पर्पस के लिए भी हम ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स यूज़ कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन है बैटरी चार्जिंग एप्लीकेशंस यूजिंग पीवी। मैंने बताया आपको अभी कि पीवी इंडस्ट्रीज़ में ये कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या सोलर इंडस्ट्रीज या रीनेबल इंडस्ट्री में। तो पीवी अगर उसका एक एप्लीकेशन लें तो देखिए पीवी में क्या करते हैं कि एक मान लीजिए पीवी पैनल है ना, जो इरेडिएशन उसके ऊपर पड़ रही है उसके हिसाब से वो अपना पावर चेंज करता है। कभी कुछ इरेडिएशन पड़ रही है ना, कभी सूरज की रोशनी ज़्यादा है कभी कम है, तो उसके बेसिस पे मान लेते हैं ये पीवी पैनल अपना आउटपुट कभी 36 वोल्ट देता है, कभी सूरज की रोशनी ज़्यादा बढ़ी या चेंज हुई तो ये अपना आउटपुट 48 वोल्ट देने लगा। अगर हमें इस पीवी पैनल से कोई बैटरी चार्ज करनी है, ठीक है, और ये बैटरी का फिक्स्ड वोल्टेज है 42 वोल्ट, ठीक है, ये 42 वोल्ट की बैटरी अगर चार्ज करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम तब यहाँ पे ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ कौन सा कन्वर्टर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जो थर्ड टाइप हमने पढ़ा था, बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जब हमें 36 वोल्ट से 42 वोल्ट चाहिए, है ना, यानी स्टेप अप चाहिए तो इसका बूस्ट मोड ऑन कर दें, है ना, बूस्ट मोड ऑन कर देंगे तो 36 वोल्ट से 42 वोल्ट का स्टेप अप वोल्टेज मिल जाएगा। और ऐसे ही जब भी सोलर पैनल 48 वोल्ट दे रहा है और हमें 42 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो इसका बक मोड ऑन कर दें, बक मोड मतलब स्टेप डाउन मोड ऑन कर दें, ठीक है। तो पीवी एप्लीकेशंस में इस तरीके से हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आते हैं कि ये बक बूस्ट कन्वर्टर्स जो है इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, ज़रूरत क्या है। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले जो हम लोग यूज़ करते थे वो होते थे लीनियर रेगुलेटर्स। लीनियर रेगुलेटर्स में क्या होता था, ये काम जो हम अभी पा रहे हैं कि हम स्टेप अप वोल्टेज मिल जा रहा है हमें या स्टेप डाउन वोल्टेज मिल रहा है, ये हम लीनियर रेगुलेटर की मदद से भी पा लेते थे। लीनियर रेगुलेटर से क्या मेरा मतलब है, मान लेते हैं यहाँ 24 वोल्ट इनपुट सप्लाई है और हमें इस लोड रेजिस्टेंस पे 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए, ठीक है, वी आउटपुट 12 वोल्ट चाहिए। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर यहाँ लगा है इसके बेस को हम इस तरीके से कंट्रोल करते थे कि इसके अक्रॉस हम 12 वोल्ट का ड्रॉप करवा सकें, ठीक है। ये 24 वोल्ट इनपुट है, अगर यहाँ 12 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो हमें वी आउटपुट पे 12 वोल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, इसीलिए हम ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये लीनियर रीजन में काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको लीनियर रेजिस्टर कहते थे और इसीलिए हम इसको लीनियर रेगुलेटर कहते हैं। अगर 12 वोल्ट की जगह पे हमें 6 वोल्ट आउटपुट चाहिए, वी आउटपुट 6 चाहिए, तो हम यहाँ 18 वोल्ट का ड्रॉप करा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें 3 वोल्ट वी आउटपुट चाहिए तो हम और ज़्यादा फर्दर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ करा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो डिज़ायर्ड वी आउटपुट है वो हमें मिल जाए। तो ये हम अचीव तो कर पाते थे, इसी तरीके से स्टेप अप स्टेप डाउन ये हम अचीव तो कर पाते थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाती है। कैसे रिड्यूस कर जाती है, 12 वोल्ट अगर यहाँ पे मिल रहा है और 12 वोल्ट का यहाँ अगर ड्रॉप हो रहा है तो यानी जितना पावर आउटपुट पे अवेलेबल है उतने का तो यहाँ पावर लॉस भी हो गया, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो 12 वोल्ट अगर यहाँ मिल रहा है तो इतना ही पावर लॉस भी हो गया, ठीक है। 6 वोल्ट अगर यहाँ मिल रहा है आउटपुट और 18 वोल्ट का यहाँ ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे पावर लॉस है ना, ये जो PL पावर लॉस है ये और ज़्यादा हो गया। 6 वोल्ट के हिसाब से P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई यहाँ पावर मिल रहा है, और 18 वोल्ट के हिसाब से P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इतना ड्रॉप यहाँ हो जा रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। तो लॉसेस अगर इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, या PL है ना जो पावर लॉस है ये इतना ज़्यादा अगर बढ़ता जाएगा तो एफिशिएंसी कम होती जाएगी, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हमें स्विचिंग रेगुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। तो स्विचिंग रेगुलेटर में हम और क्या करते हैं, बस ये पावर लॉस वाला ही प्रॉब्लम है तो इसकी जगह पे हम एक स्विच यूज़ करते हैं। वो स्विच कैसा है, ठीक है, इसी स्लाइड में देख लेते हैं। ये स्विच कैसा है कि मान लेते हैं यहाँ 24 वोल्ट DC है,
ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच यूज़ कर लिया और ये हो गया लोड आउटपुट, जो भी हमें वी आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो ये स्विच कैसे काम करेगा, एक बार ऑन या एक बार ऑफ। ठीक है, तो जब ये स्विच ऑन मोड में काम कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये स्विच ऑन है, तो ये शॉर्ट सर्किट तार की तरह बिहेव करेगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का वोल्टेज 0 रहता है। तो क्या होगा, P इज टू वी इंटू आई में अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो ये पावर भी 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब जितना इनपुट वोल्टेज था वही उतना पूरा वी आउटपुट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि शॉर्ट हो गया तो पैरेलल में आ गया, तो वी आउटपुट विल बी इक्वल टू वी इनपुट। तो देखिए अब आउटपुट हमें कैसा मिल रहा होगा, ये जो वी आउटपुट है ये हमें जब हमने स्विच ऑन किया था यानी टी ऑन जब था तो हमें पूरा वी आउटपुट यानी 24 मिल गया, पूरा वी इनपुट। अब देखिए क्या है, जब स्विच ऑन है ना, जब स्विच ऑन है इस तरीके से ऑन है, तो ऑन का मतलब क्या है, तार खुला हुआ है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस अब आई की वैल्यू कितनी होगी, कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, आई होगा 0। तो P इज इक्वल्स टू V इंटू आई में अगर आई वाला पार्ट 0 हो गया तो भी पावर 0 होगी। ठीक है, तो यानी जब स्विच ऑन है तब भी इसके अक्रॉस का जो पावर लॉस है वो 0 है, लेकिन हमें आउटपुट कितना मिलेगा, अगर ये स्विच ऑन है तो कोई करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं कर पाएगी, तो आउटपुट हमें कितना मिलेगा, 0। ठीक है, ऑन के केस में हमें आउटपुट मिलेगा 0, तो देखिए आउटपुट मिला 0। ठीक है, यानी स्विच ऑफ है, ऑफ का मेरा मतलब है कि जब स्विच खुला है, और ऑन का मतलब है जब स्विच कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑन ऑफ इस तरीके से वोल्टेज मिलेगा। अब अगर इसका एवरेज ले लें तो कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो अब हमें 12 वोल्ट आउटपुट पे मिल रहा है बिना किसी लॉस के, बिना किसी ये वाले पावर लॉस के। तो ये टाइप के जो कन्वर्टर्स होते हैं इनको हम स्विचिंग कन्वर्टर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ क्लीन बना लेते हैं, ये वाले जो कन्वर्टर्स हैं, ये है इनपुट सोर्स, ये है स्विच और यहाँ लगा है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है स्विच। ये वाले जो कन्वर्टर्स हैं इनको हम स्विचिंग कन्वर्टर्स कहते हैं, और ये कैसे किस नाम से जाने जाते थे, इनको हम चॉपर्स कहते थे। ठीक है, चॉपर्स भी वैसे ही कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, चॉपर भी होते थे, स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर, इस तरीके के 2 चॉपर्स अवेलेबल थे। लेकिन अब इसमें क्या ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो इस तरीके का मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट हमें ऐसा मिल रहा है। ठीक है, ये है वी आउटपुट और ये था 24 और ये था 12। ठीक है, ये जो वी आउटपुट है इसमें ये तो डिज़ायर्ड वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू है ये है वो डीसी वैल्यू जो हमें चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ एसी साइनोसॉइडल कंपोनेंट्स भी मिल रहे हैं, इसी की वजह से हमें प्लेन डीसी नहीं मिल पा रही है। तो ये एसी कंपोनेंट्स को हटाने के लिए इसी सेम सर्किट में हम एक फ़िल्टर लगा देंगे। कौन सा फ़िल्टर लगाएंगे, ये है डीसी, ये है वो स्विच, और यहाँ पे एक L और एक C, जो कि कौन सा फिल्टर होता है, लो पास फिल्टर। यानी इसी चॉपर सर्किट में इधर पार्ट था चॉपर, और इसी चॉपर सर्किट में अगर हमने फिल्टर लगा दिया और इसके बाद यहाँ लोड रेजिस्टेंस, यही वाला लोड रेजिस्टेंस है, फिल्टर अगर लगा दिया तो फिल्टर होता है लो पास फिल्टर, है ना, LC फिल्टर है, लो पास फिल्टर, जो कि DC को आउटपुट में अलाउ करता है और AC कंपोनेंट्स को आउटपुट में ब्लॉक करता है। तो इसकी मदद से हमें एक प्लेन डीसी मिल सकती है। ठीक है, तो यानी चॉपर्स के अंदर अगर हम एलसी फिल्टर लगा देते हैं, स्टेप अप चॉपर में अगर एलसी फिल्टर लगा देंगे तो वो बूस्ट कन्वर्टर हो जाएगा। नाम से याद रखने की में आसानी होगी, बूस्ट यानी कुछ बढ़ा हुआ मिल रहा है। अगर स्टेप डाउन चॉपर में हम एलसी फिल्टर लगा देंगे तो वो बक कन्वर्टर हो जाएगा, वो भी स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, तो चॉपर और डीसी टू डीसी ये वाले कन्वर्टर्स में, बक बूस्ट और बक बूस्ट कन्वर्टर्स में यही अंतर है कि उसमें एक एडिशनल एलसी फिल्टर और लगा रहता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पे कि डायोड की क्या ज़रूरत है। ये कायदे से ये कंप्लीट सर्किट होता है बक कन्वर्टर का। तो देख रहे हैं आप कि इसमें एल फिल्टर, सी फिल्टर, आर है, स्विच है, ये है, लेकिन यहाँ पे एक डायोड भी लगा हुआ है। इस डायोड की क्या रिक्वायरमेंट है, जब पहले हाफ से मेरा मतलब है कि जब स्विच ऑन है, जब ये कंडक्ट कर रहा है, तो ये इंडक्टर जो है इसने अपने आप को एनर्जाइज कर लिया। अगर ये डायोड यहाँ नहीं लगा हुआ है तो इस इंडक्टर को डी एनर्जाइज होने के लिए कोई पाथ नहीं मिलेगा, और अगर इंडक्टर इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके अपने अंदर रखेगा तो इससे स्पार्किंग प्रॉब्लम होती है, विच इज़ डिसएडवांटेजेस। तो ऐसे इस केस के लिए हम यहाँ पे इस पोलैरिटी का डायोड यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, इंडक्टर को डी एनर्जाइज होने में मदद करता है। यानी जब हम स्विच ओपन कर देते हैं तो इंडक्टर के थ्रू ये सारी करंट जो इसके अंदर स्टोर है एनर्जी, वो एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो ये है यूज डायोड का जो एक बक कन्वर्टर के सर्किट में लगा है।
अब देखते हैं, अब एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। अब पहली चीज़ ये जान लेते हैं कि हम एनालिसिस पढ़ क्यों रहे हैं। एनालिसिस हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में आपको एक एप्लीकेशन दिया हुआ है कि 100 वोल्ट अवेलेबल है और 50 वोल्ट का लोड है, यानी सप्लाई फिक्स जो आपके पास अवेलेबल है वो है 100 वोल्ट, लेकिन जो एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको इंडस्ट्री में पावर इंजीनियर को हायर किया गया है वो ये चाहता है कि आप 50 वोल्ट का हमें एक कन्वर्टर बना के दीजिए, क्योंकि 100 हमारे पास अवेलेबल है, तो एक बक कन्वर्टर हमें चाहिए। तो कोई भी कन्वर्टर होगा, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, लेकिन कोई भी कन्वर्टर होगा तो उसमें यही एलिमेंट्स होंगे, एक स्विच होगा, एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। तो आपको जब तक ये पता नहीं है कि ये इंडक्टर और कैपेसिटर, ये आपको पता है कि 100 वोल्ट इनपुट है यानी फिक्स सप्लाई हमारे पास कंपनी में या इंडस्ट्री में अवेलेबल है, और 50 वोल्ट आउटपुट का एप्लीकेशन हमें, या 50 वोल्ट का लोड है जिसके लिए हमें ये बक कन्वर्टर डिज़ाइन करना है, ये बात आपको पता है। लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि इस L की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी, तब तक आप एक अप्रोप्रिएट बक कन्वर्टर नहीं बना सकते, क्योंकि L और C अपने आप में बड़े, अगर L की आपने कोई भी रैंडम बड़ी वैल्यू ले ली तो L अपने आप में एक बहुत बल्कि एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हम रैंडमली कुछ भी नहीं ले सकते। एक एफिशिएंट कन्वर्टर बनाने के लिए L और C की अप्रोप्रिएट वैल्यू पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम पूरे कन्वर्टर्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्विच क्लोज स्विच से शुरू करते हैं कि यहाँ पे स्विच लगा था, ठीक है, जब उसको क्लोज कर दिया यानी जब वो कंडक्ट कर रहा है तो इसमें इस तरीके से, तब ये जो डायोड यहाँ लगा हुआ था, देखिए पिछले सर्किट में डायोड इस पोलैरिटी से लगा था नीचे की तरफ फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो जब स्विच क्लोज है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। तो जब स्विच क्लोज है तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये डायोड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस साइकिल में ये एनर्जाइज हुआ। अब अगर हमें VL वाला वोल्टेज लगाना है तो KVL लगा के देख लीजिए, यहाँ से लगाइए KVL, ये माइनस प्लस, ये इधर प्लस माइनस, ये इधर प्लस माइनस, ठीक है। तो अंदर से जिधर से घुस रहे हैं माइनस VS, फिर इधर प्लस VL, फिर इधर प्लस V0 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे VL की वैल्यू क्या आएगी, VS माइनस V0, ठीक है। VL को हम LdIL/dt भी लिख सकते हैं, आया VS माइनस V0। DIL/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, VS माइनस V0, और ये वाला L आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब एक चीज़ जो पहले रह गई थी वो ये है कि ये जो आउटपुट की हम बात कर रहे थे कि ये जो आउटपुट हमें मिल रहा था, इस आउटपुट में ये वाला टाइम था T ऑन, यानी स्विच ऑन है या कंडक्ट कर रहा है, ये था T ऑफ। तो जो ये वाला टाइम पीरियड होता है इसको हम कहते हैं DT, ठीक है। ये टोटल टाइम है T, इसको हम कहते हैं DT। तो ये जो बचा हुआ वाला टाइम रहा ये क्या हुआ, T माइनस DT, ठीक है। तो 1 माइनस D और T को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाला टाइम या ये वाला इंस्टेंट हो गया DT, और जो ये वाला इंस्टेंट है वो हो गया 1 माइनस D ऑफ T, ठीक है। तो ये हो गया DT और ये वाला इंस्टेंट हो गया 1 माइनस DT, ठीक है। और हाँ, इस ये D होता क्या है, D इज ड्यूटी साइकिल, D होता है ड्यूटी साइकिल विच इज इक्वल टू T ऑन अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ, यानी T ऑन अपॉन टोटल टाइम T, ठीक है। ये है ड्यूटी साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। अब देखिए ये टर्म मैंने यहाँ क्यों समझाया, DL ये वाला जो टर्म आया DIL/dt इज इक्वल्स टू VS माइनस V0/L, ठीक है। अब ये वाले DT को, ये कौन सा टाइम चल रहा है, जब स्विच क्लोज है, देखिए ये वेव फॉर्म यहाँ भी बनी है, जब स्विच क्लोज है तो हमें VS माइनस V0 वाला आउटपुट मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ना, VS माइनस V0, VL की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे VL की वैल्यू है VS माइनस V0, ठीक है। और ये वाला टाइम कितना टाइम है, ये है DT टाइम, और ये वाला टाइम है 1 माइनस DT, ठीक है। तो देखिए ये वाले टाइम को, ये जो DT है, इस DT टाइम को मैंने पहले डेल्टा T लिखा है, डिफरेंशियल फॉर्म में है, DIL/dt को डेल IL अपॉन डेल T, और ये जो डेल T वाला टाइम है, क्योंकि हम स्विच क्लोज की बात कर रहे हैं यानी जब सर्किट कंडक्ट कर रहा है तो वो टाइम है DT, तो इसलिए इस DT टाइम को या डेल्टा T टाइम को हमने DT से रिप्लेस कर दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही वाला टर्म VS माइनस V0 अपॉन L, ठीक है। DIL/dt को हमने डेल IL अपॉन DT कर दिया है, क्योंकि ये DT यहाँ पे ये है, ठीक है, जितना टाइम तक सर्किट कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हमें डेल IL की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, VS माइनस V0 अपॉन L इंटू DT, ठीक है, ये आ गई डेल IL की वैल्यू। अगर हमें इस L की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, L ऊपर लेके गए, VS माइनस V0 अपॉन डेल IL इंटू DT, ठीक है।
और ये वाला जो टी टर्म है इसको हम ये भी लिख सकते हैं वी एस माइनस वी नॉट अपॉन डेल आई एल इंटू डी इंटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी यानी इंटू 1 अपॉन एफ। तो ये आ गई इंडक्टर की वैल्यू। ठीक है, ये है इंडक्टर की वैल्यू। देखिए तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इस वाले टर्म से हमें ये पता चल रहा है कि अगर कभी भी हमें किसी एप्लीकेशन के लिए रिपल करंट दे रखी है, डेल आई एल क्या होता है, रिपल, यानी अगर कोई इंडक्टर है उस इंडक्टर के अक्रॉस अगर आई एल करंट फ्लो कर रही है, तो जो जनरली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जनरली जो डेल्टा आई एल होता है वो हमें गिवन रहता है। डेल्टा आई एल कह देते हैं वो कि 5% ऑफ आई एल होगा। ठीक है, यानी जितनी भी इंडक्टर करंट आ रही है उसका 5% होगा। तो अगर हमें डेल्टा आई एल की वैल्यू पता है तो डेल्टा आई एल की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रख के हम इंडक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज हमें पता रहता है, आउटपुट हमें पता है, ड्यूटी साइकिल हमें गिवन रहेगी, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन रहती है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये बात अगर आई है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की तो मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि ये जितने टाइप के डीसी टू डीसी कन्वर्टर हैं ये बहुत ज़्यादा हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या मतलब है, मेगा हर्ट्ज वाली स्विचिंग फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। तो यानी यहाँ पे ये जो स्विच यूज़ किया जाता है ये ऐसे स्विचेस होते हैं मॉसफेट टाइप के जो जिनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। उसका एडवांटेज क्या है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई रख दें तो क्या हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी इस इंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये फ्रीक्वेंसी अगर दिस इज इक्वल टू एल है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा हाई रख दे तो इंडक्टर की वैल्यू कम रखनी पड़ेगी। और अभी हमने पहले ये बात की भी है कि इंडक्टर अपने आप में बहुत बल्की एलिमेंट होता है, तो जितना बड़ा इंडक्टर लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट होगा, उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा सर्किट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज होंगे जिसकी वजह से हम ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई रखते हैं ताकि इंडक्टर की वैल्यू हमें कम रखनी पड़े। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हाई रखने के डिसएडवांटेज भी हैं कि उसमें पावर लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ करके हम ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी रखते हैं। ठीक है, अब स्विच ओपन देख लीजिए, जब स्विच ओपन है तो क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ओपन है तो यानी ये वाला टाइम 1 माइनस डी टी, ठीक है, ये वाला टाइम है। तो वी एल इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट, है ना, क्योंकि तब ये डायोड कंडक्ट करने लगेगा। ये जो इंडक्टर है वो इस डायोड के थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसके अंदर अगर लगाइए केवीएल तो वी एल इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट आएगा। एल डी आई एल बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस वी नॉट, ये आ जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एल। और यहाँ पे जो ये डी टी वाला टाइम है या डेल्टा टी वाला टाइम है वो हो जाएगा 1 माइनस डी टी। ठीक है, 1 माइनस डी टी, क्योंकि यही ऑफ टाइम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट अपॉन एल, और ये हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन एल 1 माइनस डी ऑफ टी। ठीक है, तो अब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अगर इधर ले आए तो माइनस वी नॉट 1 माइनस डी अपॉन डेल्टा आई एल, और ये जो टी टर्म है इसको हम 1 अपॉन एफ कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे भी यही है कि अगर डेल्टा आई एल की वैल्यू मिली है तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चाहे स्विच ऑन सर्किट हो चाहे स्विच ऑफ वाला सर्किट हो, दोनों में ही दो एक्सप्रेशन आपको एल के मिल के आ रहे हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी एक्सप्रेशन से इंडक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो भी आपको अप्रोप्रिएटली यूज़ करनी है। ठीक है, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके की इंडक्टर करंट वेवफॉर्म आ रही है। ये एक्सप्रेशंस पीछे निकाल चुके हैं हम, डी आई एल बाई डी टी, डी आई एल बाई डी टी स्विच जब क्लोज है और जब स्विच ओपन है। यहाँ से बस ये देखना चाह रहे हैं कि इंडक्टर की वेवफॉर्म कैसी मिल रही है। ये वाले टाइम में डी आई एल बाई डी टी का पॉजिटिव स्लोप है, तो देखिए इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा है, और नेक्स्ट वाले टाइम के अंदर ये जो नेगेटिव स्लोप है इंडक्टर डी एनर्जाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें और एक चीज़ क्या पता चलती है कि ये जो वैल्यू हमने दे रखी है इंडक्टर की वेवफॉर्म, ये स्टेडी स्टेट वेवफॉर्म है। ठीक है, शुरुआत जब हुई होगी पहली बार इंडक्टर की चार्जिंग की तो यहाँ से शुरुआत हुई होगी 0 से, फिर वो चार्ज हुआ होगा, सॉरी एनर्जाइज हुआ होगा, उसके बाद वो यहाँ डी एनर्जाइज हुआ, वो यहाँ तक डी एनर्जाइज हुआ था तब तक वो फिर से एनर्जाइज हुआ। ठीक है, तो इसलिए हमने स्टेडी स्टेट वैल्यू दे रखी है। स्टेडी स्टेट मतलब कुछ समय पहुँचने के बाद जब वो स्टेडी स्टेट वैल्यू पे पहुँच जाएगा, ठीक है, तब की वैल्यू दे रखी है। इनिशियल इसका कभी 0 से ही हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए आईसी वाली करंट, आईसी वाली करंट की वेवफॉर्म भी यहीं से देख सकते हैं। ये है सर्किट, ठीक है, ये है सर्किट, इस वाले सर्किट से देखते हैं। ठीक है, इस वाले सर्किट में क्या दिख रहा है कि जब टी ऑन है यानी जब स्विच ऑन है
तो IC की वैल्यू क्या आ रही है, जब स्विच ऑन है तो IC क्या आ रहा है, ये वाली यहाँ पे KCL लगा लीजिए, दिस IC इज इक्वल्स टू IL जो यहाँ से आ रही है माइनस IR, ठीक है, तो ये आ गई IC इज इक्वल्स टू IL माइनस IR। और इसी तरीके से जब ये स्विच ऑफ है और करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तब भी IC करंट क्या आ रही है, यानी जब T ऑफ है, ठीक है, तब भी IC की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए तब इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, आधी इधर जा रही है आधी IC के थ्रू आ रही है, तब भी IC की वैल्यू है IL माइनस IR, ठीक है। तो ये है IC की वैल्यूज़, ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल आप यहाँ वेव फॉर्म में देख लीजिए कि ये है वैल्यू IR, है ना, ये है वैल्यू IR, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि IR कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये है IR और ये है IL, और पीछे हमने क्या निकाला है, IC इज इक्वल्स टू IL माइनस IR, चाहे टर्न ऑन हो चाहे टर्न ऑफ हो, IC इज इक्वल्स टू IL माइनस IR। तो देखिए ये वाले टर्मिनल से देखते हैं, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू IL की और ये है IR की, तो इस IL में से ये वाला IR माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, मान लेते हैं ये -2 है और ये वाली वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसी से ये वाली वेव फॉर्म है IL और ये वाली वेव फॉर्म है IL और ये वाली वेव फॉर्म है IR, इन्हीं को माइनस करके ये वेव फॉर्म हमें मिली है IC की, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे कि हमने IR की वैल्यू कैसे आ रही है, IR की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे IC की वेव फॉर्म आ गई है तो आप IC की वेव फॉर्म ये देख लीजिए कि पिछले मेन सर्किट से अभी डिराइव किया है कि IC इज इक्वल्स टू IL माइनस IR होता है, ठीक है, तो ये है IC की वेव फॉर्म, इसमें IL है ये वेव फॉर्म जो है ये है IL की वेव फॉर्म, IL की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, और ये जो बीच वाली डैश लाइन है ये है IR, ठीक है, ये है एवरेज वैल्यू। तो IC इज इक्वल्स टू IL माइनस IR में ये है IL और इसमें ये IR वाली वेव फॉर्म माइनस करेंगे तो इस तरीके की करंट वेव फॉर्म हमें मिलेगी, ठीक है। इस कैपेसिटर वेव फॉर्म को हम और भी अच्छे से डिटेल में अभी देखेंगे। नेक्स्ट 2 टॉपिक्स और हैं जो फर्दर डिटेल में करेंगे, एक है वोल्टेज सेकंड बैलेंस और इसके बाद एक और टर्म आएगा वो होगा एम्पियर सेकंड बैलेंस, ठीक है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी एनालिसिस शुरू करेंगे, फर्दर अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, अभी एक चीज़ ब्रीफ कर लेते हैं कि हम कोई भी एनालिसिस अगर शुरू करेंगे किसी भी सर्किट का, चाहे वो बक हो चाहे वो बूस्ट हो चाहे वो बक बूस्ट हो, हर कन्वर्टर में सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये करना है कि पहले टर्न ऑफ सर्किट बनाएंगे, है ना, सॉरी टर्न ऑन सर्किट बनाएंगे, यानी जब स्विच क्लोज है तो उसके बाद उसकी VL और IL की इक्वेशंस लिख लेंगे, ठीक है। स्विच सर्किट बनाया, ये जो VL वोल्टेज आ रहा है इसकी इक्वेशन और IL की इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे, LdIL/dt। इससे क्या टर्म निकल के आएगा, हर बार ही इंडक्टर की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। और इसी तरीके से स्विच को ओपन करेंगे, स्विच को ओपन करने के बाद भी ये VL वाला वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और ये डेरिवेशन करने के बाद ये L वाली वैल्यू यहाँ से भी निकल के आएगी। तो हर सर्किट में ये करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।